चुनाव जो आप हारे सर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कोई फैक्टर था कि नहीं? कोई फैक्टर नहीं है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बिहार में कोई फैक्टर। राष्ट्रवाद क्या मतलब? राष्ट्रवादी तो हम है, हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़िए लिखिए। वो संत जो भगवा वस्त्र धारण करिए, ऑल आर एजेंट ऑफ आरएसएस। कुछ लोग को छोड़ दो तो, और वो लोग आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे को जो है लोगों को बीच ले जाने के लिए संत की जो मर्यादा है उस मर्यादा का इस्तेमाल आरएसएस के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जातियों की संरचना जो हुई तो वो कहां से? उसका न्यूक्लियर सेंटर सनातन धर्म है, और जब तक सनातन धर्म है जाति का अंत नहीं हो सकता और जातिवाद छुआछूत रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जो दलाल संत कर रहे हैं कि करो जात पात की विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये आरएसएस का एक लंबा राजनीतिक परियोजना का नारा है। जात पात का विदाई तबे होगा जब आप सनातन धर्म से जो जाति का कनेक्शन है उसको खत्म कीजिएगा। फिर आप 90% का बात कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, फिर विवाद हो जाएगा सर। विवाद होने दो। जब 10% उनको दे दिया बिना सर्वे कराए हुए, सर्वे कराए तो हमारी आबादी ज्यादा है, तो रेस्ट जो बचा वो हमारा है, इस पर हमारा हक होना चाहिए। 90% पॉपुलर जो बिल्कुल जो बचा वो हमारा है और हमारा हमें मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हम फरियाद करेंगे सरकार से। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसका आप लोग के पास काट नहीं है। अभी के जो नौ सिखिए जो राजनेता आए हैं वो बात तो सेकुलर महाज की करते हैं, लेकिन सेकुलर मिजाज, प्रोग्रेसिव राजनीति, डेवलपमेंट और डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो सेकुलर महाज के जो कुछ लीडर आए हैं नौसिखिए उनके पास नहीं है। झारखंड में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है, पर पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का हालत बहुत ही खराब है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। झारखंड में कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार वहां इसलिए बच गई क्योंकि वहां पर जयराम महतो, एक महतो समाज का नेता ने इंडिया गठबंधन को काफी फायदा पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोट को काटा, और वहीं हिंदुत्व को लेकर के और राष्ट्रवाद को लेकर के तो बहस छिड़ती है। पर इस बार एक और मुद्दा है कि 2025 में चुनाव होना है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रहा था, अब हिंदू पद यात्रा है। साधु संतों ने हिंदू जोड़ो यात्रा की बात कही है और जाति को खत्म करने की बात कही है। पर हम बात करेंगे, हमारे साथ में सत्येंद्र यादव हैं, सीपीआईएम के विधायक हैं मांझी से। हम बात करेंगे इसी सब मसलों पर। सर, एक तरफ अगले साल विधानसभा चुनाव है बिहार में, अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों मजबूत होते जा रहा है। झारखंड में आप लोग की सरकार इसलिए बन गई वहां पर क्योंकि वहां पर जयराम महतो ने कमाल किया, नहीं तो वहां भी इंडिया गठबंधन का हालात खराब था। देखिए, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को लीड करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज है, उनके पीछे कौन खड़ा है? कारपोरेट पूंजी और आरएसएस का मनुवादी विचारधारा। ये दोनों को कॉकटेल बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर चुनाव को जीत रही है। जहां तक सेकुलर महाज की बात है, सेकुलर महाज के लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी पार्टियां जो है वो राजनीति को इवेंट समझ रखी है, और जब तक ये सेकुलर महाज के लोग राजनीति को इवेंट समझेंगे तब तक इस जो है कारपोरेट और हिंदुत्व का जो कॉकटेल बना है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ी सेकुलर महाज की विडंबना है कि ये इवेंट पॉलिटिक्स पर विश्वास करने लगे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन में समन्वय नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे जो सभी पार्टी गठबंधन में उन लोगों की विचारधारा नहीं मिलती है। ऐसा बात नहीं है, विचारधाराएं तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कालांतर के राजनीतिक इतिहास को आप देखिएगा तो सत्ता परिवर्तन जो होता था वो जन आंदोलनों से होता था। तो अभी के जो नौ सिखिए जो राजनेता आए हैं वो बात तो सेकुलर महाज की करते हैं, लेकिन सेकुलर मिजाज, प्रोग्रेसिव राजनीति, डेवलपमेंट और डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो सेकुलर महाज के जो कुछ लीडर आए हैं नौसिखिए उनके पास नहीं है। किसके तरफ इशारा है सर? ये मैं पूरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो कारपोरेट की पूंजी और हिंदुत्व के जो गठजोड़ है जिसको कॉकटेल बनाकर वो जीत रही है, उसका विकल्प अगर बनना है तो हमको जो है जनता के बीच जो जो मुद्दे हैं
वो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, टैक्स के मुद्दे हैं और खजाने की जो लूट हो रही है वो मुद्दे हैं, बैंकों से जो कर्ज लेके फरार हो रहे हैं कैपिटलिस्ट वो मुद्दे हैं। उस सबको मिलाकर जो है एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि हम इस देश के अंदर जब आएंगे तो वो जो समाज के हाशिए पर खड़े दलित, अति पिछड़ा पिछड़ा जो जाति है, मजदूर और किसान है, छात्र नौजवान है, महिलाएं हैं, उसके लिए एक विस्तृत जो है डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट लेकर आना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक तरफ आपको जो है इस सरकार की जो नाकामयाबी है, इस सरकार की जो कारपोरेट प्रस्त नीतियां हैं, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन अपनी ब्लूप्रिंट की उस लड़ाई के सामने जनता के पीछे रखेंगे। पर तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है सर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसका आप लोग के पास काट नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जिस हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, जिसके तरफ आपने इशारा किया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये जो लेके जो बीजेपी आरएसएस के जो एजेंट जो साधु हैं, वो साधु में मेजोरिटी साधु संतों की वही है साधु की जो कोई जात नहीं होती नहीं है नहीं सर। साधु की जात है। वो संत जो भगवा वस्त्र धारण करिए, ऑल आर एजेंट ऑफ आरएसएस, कुछ लोग को छोड़ दो तो। और वो लोग आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे को जो है लोगों को बीच ले जाने के लिए संत की जो मर्यादा है उस मर्यादा का इस्तेमाल आरएसएस के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो ये बात आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये सनातन धर्म जो है, जिसको अपभ्रंश में हिंदू धर्म कहते हैं, आप तो ये बताओ ना, ये जात पात कहाँ से आया? जात पात का जो है नाभि जो है, न्यूक्लियस सेंटर है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में ही जात जो है जातियों का निर्धारण करता है। और आप जानते हैं जो सनातन धर्म का जो बाइबिल है मनुस्मृति, और मनुस्मृति ने ही जातियों का निर्धारण किया है। जब जातियों का निर्धारण मनुस्मृति ने कर दिया और उसके आधार पर अगड़े पिछड़े दलित का सोपान तय कर दिया, ऊंच सोपान पर बैठे हुए अगड़े हो गए, निम्न पर निम्न हो गए, तो उसके आधार पर जो भेदभाव हुए, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, छुआछूत भेदभाव हुए, कर्म के हिसाब से जाति निर्धारित हो रही है ना सर वहाँ पे। मैं आपको एक लाइन बता, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ और जातियों की संरचना जो हुई, तो वो कहां से? उसका न्यूक्लियस सेंटर सनातन धर्म है। और जब तक सनातन धर्म है, जाति का अंत नहीं हो सकता और जातिवाद छुआछूत रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जो दलाल संत कर रहे हैं कि करो जात पात की विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये आरएसएस का एक लंबा राजनीतिक परियोजना का नारा है। जात पात का विदाई तबे होगा जब आप सनातन धर्म से जो जाति का कनेक्शन है उसको खत्म कीजिएगा, और ये काम आरएसएस कभी कर ही नहीं सकता। और आरएसएस तो चुनावी कॉकटेल के लिए नारे का इस्तेमाल कर रही है। तो अब तो हमको ये बात तो लेके जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और मनुवाद जो सनातन धर्म का बैकबोन है, इस बैकबोन ने यहाँ के दलित जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को जो यातनाएं दी है, जो अधिकार का हनन किया है, एक मानव को, एक इंसान को इंसान बनने तक से रोकने का काम किया। और ये आरएसएस उस फिलॉसफी के साथ है, मनुवादी फिलॉसफी के साथ है। तो ये आरएसएस वाले क्या जात पात की विदाई करेंगे? मैं तो कहता हूं जात पात, जात जो पैदा हुआ वो मनुस्मृति से है। तो जरा आरएसएस और ये जो साधु संत घूम रहे हैं, पहले तो जात पात के विदाई से पहले तो मनुस्मृति को तो जला कर दिखाएं। नहीं करें, मनुस्मृति तो जला ही रहे हैं नहीं, वो नहीं जलाएंगे। आप जो लोग ये कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मैं भी जात पात के खिलाफ हूं। जात पात नहीं होना चाहिए, जातीय आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जातीय आधार पर समानता के अधिकार से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इसका न्यूक्लियस सेंटर जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुस्मृति है, पहले मनुस्मृति को तो जलाए। उसकी शुरुआत कर दी है सर। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा है, वो सुन लीजिए सर सवाल। उन्होंने ऐलान किया, अपील किया कि अब दलित पिछड़ों को ही मंदिर में पुजारी बनाया जाए। भाई क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर उसको जात पात से घृणा है तो जात पात का न्यूक्लियस सेंटर तो मनुस्मृति हो। जरा उस तरह के लोगों से कहिए ना मनुस्मृति जलाए, पहले मनुस्मृति को तो खाक करे, तब ना जातिवाद, जात का जो सोपान है वो खत्म होगा।
नहीं करेंगे। वो लोगों के आंखों में धूल झोंककर जो डिप्रेस्ड क्लास के बीच जो समानता की लड़ाई है, जो चाहते हैं कि हम समान हमारे साथ समान व्यवहार हो, वो उसको भावनाओं को एक्सप्लॉइटेशन करने की आरएसएस का एक राजनीतिक योजना है और कुछ नहीं है। और जात पात तो खत्म होना चाहिए, और जात पात तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मनुवादी व्यवस्था को हम ध्वस्त नहीं कर देते हैं। ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप है सर। झारखंड में तो आप लोगों ने सरकार बना ली और आपके बी टीम जो के आपके द्वारा जो बी टीम खड़ा किया गया था जयराम मातो, वो तो झारखंड में सरकार बना दी है। बिहार में क्या होगा सर? एक बात आपको बतला देता हूँ कि कहाँ बी टीम कौन खड़ा था, सी टीम कौन खड़ा था, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं। झारखंड में हेमंत से जिनको राजनीति करना है, अपने अपने एजेंडे के साथ लोग जाते हैं और किससे किसको नुकसान हो जाता है। जनता किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। जनता को अपने पॉलिटिकल पार्टियों में चॉइस करने का अधिकार है। जहाँ तक बिहार की बात आपने कहा है, बिहार में जो चुनाव हुए हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने का चुनाव नहीं था, ये दिमाग में रख लीजिए। हमारे भी रैंक एंड फाइल के जो वोटर हैं वो हमारे नेताओं को सबक सिखाया है। हमारे नेताओं को सबक सिखाया है कि सुधरो। हमारे गठबंधन के लोग, हमारे नेता लोग उस पर विचार कर रहे हैं। ये चुनाव स्थानीय अंतर्विरोध पर लड़ा गया चुनाव है और उसके आधार पर हमारे लोगों ने हमें सबक सिखाया है। हम सबक सीखे भी हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। 2025 का जो चुनाव है उस चुनाव में हम बेटर परफॉर्म करने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेंगे। बिहार, आप 25 की बात कर रहे हैं, कौन सी समीकरण के साथ लड़ेंगे? क्योंकि उनके पास जातीय समीकरण है सर, एनडीए के पास सामाजिक समीकरण है, वोट फीसदी ज्यादा है, हमारे पास जाति के समीकरण, हमारे पास मुद्दे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं। स्मार्ट मीटर से जनता कराह रही है। हमारे पास मुद्दे हैं। आरक्षण जो है, ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग, उनकी जितनी संख्या है उतनी आरक्षण दे दिया गया। रेस्ट जो सीटें हैं 90%, वो जो है पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, आदिवासियों को मिलना चाहिए। फिर आप 90% का बात कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, फिर विवाद हो जाएगा सर। विवाद होने दो। जब 10% उनको दे दिया बिना सर्वे कराए हुए, सर्वे कराए तो हमारी आबादी ज्यादा है, तो रेस्ट जो बचा वो हमारा है, इस पर हमारा हक होना चाहिए। 90% जो बिल्कुल जो बचा वो हमारा है और हमारा हमें मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो हम फरियाद करेंगे सरकार से। ये आरक्षण के मुद्दे हैं, ये स्मार्ट मीटर के मुद्दे हैं। और ये जो बिहार के अंदर आउटसोर्सिंग पर जितने भी मजदूर लगाए गए हैं, कौन लोग हैं? सफाई कर्मी दलित है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है। जितने आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उस पर कोई आरक्षण के नियम लागू नहीं है। पूरे लूट मचा हुआ है। आंगनबाड़ी है, सेविका है, सहायिका है, जीविका है, आशा है, ममता है, शिक्षक है, नौजवान है, महिलाएं हैं, तड़प रहे हैं नीतीश के मार से। इनको मुक्ति चाहिए। गरीब हैं। आज आपने देखा कि सरकार ने जिस निर्लज्जता के साथ बेतिया राज की जमीन को हड़प लिया कानून लगाकर। 6 जिलों के अंदर बेतिया राज की जमीन है, जिसमें लाखों की तादाद में गरीब उस जमीन पर बसे हुए हैं, अपने आशियाना बनाए हुए हैं। कल ये सरकार कहेगी कि जमीन हमारा है। भू हदबंदी से फाजिल जमीन का कानून बना हुआ है। भू हदबंदी से फाजिल जमीन है, गरीबों में बांटा जाएगा। बेतिया राज के भू हदबंदी से फाजिल जमीन पर गरीब बसे हुए हैं बड़े पैमाने पर। अभी कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, उनके जेसीबी लगाएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, तोड़ेंगे। आहर पर, नहर पर, पोखर पर, प्रतिप्रत गैरमजरूआ पर लाखों की तादाद में दलित आशियाना बनाकर बसे हुए हैं। उनको उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। सर्वे के मसले पर जो है उनको जो है नए जमींदारों को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। भाई बहन के बीच संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश करिए। तो बिहार तो एक तरह से मुद्दों, बिहार में नीतीश ने जो किया है, बिहार धधक रहा है, जल रहा है। तो हम जाति की समीकरण की बात नहीं करते, हम इवेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम उन मुद्दों को लेकर जमीन पर लड़ रहे हैं। और परिणाम जो है 2025 में होगा। लेफ्ट फ्रंट, लाल झंडे के लोग और हरे झंडे की एकता जो बिहार में है वो परिणाम लेके आएगी। अगला सीएम तेजस्वी होगा। इसलिए तेजस्वी होंगे कि बिहार परिवर्तन के रास्ते पर चल चुका है। अब नीतीश का बहुत हुआ। नीतीश का राजनीति का ओवर होने का डेडलाइन। एक आखिरी सवाल है सर, 25 में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति को काट क्या है पास इंडिया? बिहार में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलने वाली है। बिहार बहुत उपचुनाव जो आप हारे सर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कोई फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बिहार में कोई फैक्टर। राष्ट्रवाद क्या मतलब? राष्ट्रवादी तो हम हैं,
हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़िए लिखिए। राष्ट्र का मतलब राष्ट्र में आदमी भी होता है, संपदा भी होता है। तो बहुमत जनता के संपदा विहीन बनाकर अडानी अंबानी के बाद हमारी अडानी अंबानी के झोली में सारे संपत्ति को दे देना राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का मतलब है बहुमत जनता का विकास। और असली राष्ट्रवादी हम हैं, जो हम दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासियों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो असली राष्ट्रवादी तो हम हैं। वो नकली हिंदुत्व, नकली राष्ट्रवादी लोग हैं। जहां तक बिहार की राजनीति की बात आपने कहा, बिहार की धरती समाजवादी और वामपंथियों से भरी पड़ी है। और यहाँ ये सब जो है दोगलापंथी नारा चलने वाला नहीं है। बिहार में सेकुलरिज्म और बिहार में प्रगतिशील मूल्य की संस्कृति जो है बहुत, उसकी जड़ें गहरी है। और यहाँ आरएसएस के दाव लहने वाला नहीं है। यहाँ जो है मुद्दों पर चुनाव होंगे और मुद्दों पर हम पटखनी देंगे एनडीए को। चलिए, तो हम मुद्दे पर एनडीए को पटकनी देंगे, पर बिहार में जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है, साधु संत के द्वारा जो पदयात्रा निकाला गया है जाति तोड़ने की, उस पर सत्येंद्र यादव कह रहे हैं कि ये आरएसएस के एजेंट है ये लोग, और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो तोड़ है वो इंडिया गठबंधन कह रही है कि हमारे पास मुद्दे हैं और कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा। और सत्येंद्र यादव तो इन्होंने ये भी मांग कर दिया है कि अब बिहार में 90% आरक्षण होनी चाहिए। जब 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा सकता है, उनकी आबादी कम है, तो हम लोग को 90% क्यों ना। क्या लगता है आपको, इस पर बवाल होगा? हमारे साथ में सत्येंद्र यादव थे, सीपीआईएम के विधायक है मांझी से। बातचीत कैसे लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।